दोस्तों आप सभी का स्वागत है मिशन वर्दी बैच में। जल्दी से सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और ये क्लास आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने लोग इस बार मध्य निषेध एग्जाम देने वाले हैं उन सारे लोगों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। और दोस्तों सारे प्रश्न सेलेक्टेड प्रश्न है, सारे प्रश्न आप लोगों को चुन कर लाया गया है। कई बार एग्जामों में पूछा गया वैसे सारे प्रश्न को लाया गया है। तो जल्दी से सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग और वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे ताकि जो भी भाई बहन आपका अभी तक लाइव क्लास में नहीं जुड़े हैं तुरंत लाइव क्लास में जुड़ जाएं। चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सभी लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो ज्योतिबा फुले द्वारा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। तो महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। तो महादेवी गोविंद रानडे को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पेपर में कई बार आ चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिकागो। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई बार पेपर में आपके आ चुका है। तो किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 1815 ईस्वी में किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। तो 1815 ईस्वी में किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। तो राजा राम मोहन राय ने की है। ठीक है, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किसने महिलाओं के लिए वाम बोधिनी पत्रिका निकाली। तो किसने महिलाओं के लिए वाम बोधनी पत्रिका निकाली। तो केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, किसे ने। तो केशव चंद्र सेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे भाई आपका कि किसके प्रयासों के कारण ब्राह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश पंजाब एवं मद्रास में खोली गई। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी पेपर में आ चुका है प्रश्न आपके लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाए केशव चंद्र सेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शारदामणि कौन थी। शारदामणि कौन थी। तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आपके कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। तो शिवदयाल साहब। शिवदयाल साहब वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके पेपर में ये कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। तो गद्दा चट्टोपाध्याय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है और यहाँ से कुछ प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में मिलाने के लिए आता है। तो प्रार्थना समाज से संबंधित आत्माराम पांडु हो जाएंगे। रामकृष्ण मिशन से स्वामी विवेकानंद और सत्य शोधक समाज क्या हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। ये तीनों आपके मिलाने में आता है, तो आप लोग इस पे भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बने। तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनी। तो 1917 में बनी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आपके आ चुका है कई बार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है। तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है। तो डेरोजियो को माना जाता है। ठीक है, डेरोजियो को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है मेरे भाई, ये भी पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि इसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी। तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायोकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया। तो केरल में चलाया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। तो 1820 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका कि गुलामगिरी का लेखक कौन था। तो गुलामगिरी का लेखक कौन थे। तो ज्योतिबा फुले। वेरी इंपॉर्टेंट है, हम आपसे बता रहे हैं कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सारे प्रश्न कभी किसी न किसी सेट में आपको देख जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो नेक्स्ट प्रश्न आपका यही है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा के पिता के रूप में जाना जाता है, तो लोकसभा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो जीवी मल्यांकन को जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, ये भी कई बार आपके पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किसके परामर्श ले सकता है? तो राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किसका परामर्श ले सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से हुए हैं? तो महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से हुए? तो बेसाल्ट। ठीक है, बेसाल्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका कि वह कल्पित रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? वह कल्पित रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो भूमध्य रेखा कहलाती है। ठीक है, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो गोरे के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि विषुव रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? विषुव रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? तो अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे भाई आपका कि संगमरमर कैसा चट्टान है? तो संगमरमर कैसा चट्टान है? तो कैंत्रिक चट्टान है, और ये पेपर में आपका आया हुआ प्रश्न है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संगमरमर कैसा चट्टान है? तो कैंत्रिक चट्टान है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। कुछ यहाँ से मिलाने वाले भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ग्रेनाइट तो अग्नेय सेल है, एस्लेट कैंत्रिक सेल है, और लिग्नाइट क्या है? अवसादी सेल यानी चट्टान, और बॉक्साइट क्या है? और लौह खनिज। ठीक है, ये चारों आपके एग्जाम में मिलाने के लिए आता है, तो इस प्रश्न पर भी ध्यान दीजिए, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट है कि लवणीय किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लवणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गौड़ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आपके आ चुका है। तो दोस्तों गौड़ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो मोडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि? तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि? ये प्रश्न आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न है। तो तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है इस कारण। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल लीजिए मेरे भाई इस प्रश्न पे। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाता है, इसका कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे भाई कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं या तैरते हैं? तो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? ये प्रश्न पूछा जाता है तो घटता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो आर्किमिडीज है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये प्रश्न एग्जाम में आपके पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार डाल लो तो उतना ही रहेगा। ठीक है, स्तर में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये उतना ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सूचना राजपथ किससे कहते हैं। सूचना राजपथ किसे कहते हैं, तो इंटरनेट को कहते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है और ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। और आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आएंगे, 76 पोस्ट वाले जो एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा, उसमें एक प्रश्न आपका आया था। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तो ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, कि नेक्स्ट प्रश्न ये है कि विषाणु क्या है। तो विषाणु क्या है, अकोशीय है। ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। विषाणु क्या है, तो अकोशीय है। संसार का सबसे छोटा पुष्प है। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे भाई, क्योंकि ये प्रश्न आपके कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उल्फिया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, कि नेक्स्ट प्रश्न यही है कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और यहाँ से दिवस से एक प्रश्न आपके जरूर आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिकेट माई स्टाइल किताब का लेखक कौन है। क्रिकेट माई स्टाइल किताब के लेखक कौन है, तो कपिल देव है। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप चलिए दोस्तों हम लोग हिंदी के प्रश्नों को तरफ चलते हैं और हिंदी के प्रश्न को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं जो है आपके बीच लेकर आया हूं और यहाँ से प्रश्न आपके लिए पूछे जाते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वही रचनाएं जो लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए वर्षी है, कुरुक्षेत्र, रेणुका, ये जो है रामधारी सिंह दिनकर की महत्वपूर्ण रचनाएं और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतिहास के आंसू, नीम के पत्ते, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आत्मा की आंखें, ये दोनों और वेरी हो जाता है क्योंकि ये बार बार आपके एग्जाम में अभी तक भी पूछे जा रहे हैं। बापू, धूप छांव और बारदोली विजय। ठीक है, तो इन सारे रचनाओं को आप लोग देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 नंबर यहाँ से जरूर बनता है। चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों आज आपके बीच एक न्यू चैप्टर लेकर आया हूँ, जनगणना, जो कि यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ से 1 या 2 नंबर तो जरूर बन जाते हैं। तो एकदम शुरू से अंत क्लास में बने रहिएगा, क्लास छोड़कर मान जाइएगा। देखिए दोस्तों अगले एग्जाम में भी आपके जनगणना से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे, यानी कि जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे, तो श्री चंद्र मौली थे। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तंदेवारा जिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन था, तो लक्षद्वीप था और ये 64.47 हजार था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। जनगणना से संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, जो भी पूछे जाने वाले हैं, भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 73.4% है। भारत में महिला साक्षरता दर कितना है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे भाई। बिहार पुलिस अगर एग्जाम जो लोग दिए होंगे उनको पता होगा, ये प्रश्न पूछा गया था। तो 65.46%। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे अधिक साक्षरता राज्य कौन सा है, तो केरल है 94%। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लास में बने रहे क्योंकि यहाँ से आपके 1 या 2 नंबर जरूर बनने वाला है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और महिलाओं के वही बात करें तो ये भी केरल में ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था कि बिहार का साक्षरता दर क्या है और जनगणना भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये बिहार का साक्षरता दर वाला न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन हो जाता है, बिहार हो जाता है। 61.80% है। ठीक है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में मेघालय में स्त्री पुरुष शिक्षा में सबसे कम अंतर है। ठीक है, ये भी बात को याद रखना है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। और महिला की भी बात करें तो बिहारी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं मेरे भाई। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन है, तो बिहार है। आपसे मैं बताया ही हूँ 51.50%। ठीक है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। 91.85% है। और ये 2 प्रश्न जरूर आप लोग याद रखिएगा।
बिहार का जो पुरुष और महिला का है इसका परसेंटेज का मान भी याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कुल लिंगानुपात कितना है, तो 943 महिला 1000 पुरुष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0-6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात 919/1000 है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है कि भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना किस सूची संघ सूची का है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, 111 करोड़ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्वतंत्र के पश्चात भारत में कुल कितनी जनगणनाएं हुई है, तो स्वतंत्रता के बाद भारत में अभी तक 7 बार जनगणना हो चुका है। विश्व के कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है, तो 17% है, 17.5% है। नेक्स्ट देख लीजिए मेरे भाई, भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ये भी प्रश्न आपके आता है कि भारत में सबसे पहले जनगणना किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। कब हुआ था, तो 1872 में हुआ था। ठीक है, तथा वर्ष 2011 में भारत की 15वीं जनगणना संपन्न हुई थी। ठीक है, ये इस बात को भी याद रखना है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितनी है, तो 382 व्यक्ति पर वर्ग मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो बिहार का अधिक है, जनसंख्या घनत्व अधिक है, लेकिन साक्षरता दर देखा जाए तो पीछे है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं मेरे भाई, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर क्या है, तो 17.64 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है, तो कितना है, 62.632 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 58.75 करोड़ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगर राज्य पूछे आबादी वाला तो उत्तर प्रदेश हो जाता है, 19.98 करोड़ है। ठीक है, इस बात को सारे को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका 100% है कि एग्जाम में बनेगा। ठीक है, आप एकदम ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। न्यूनतम राज्य पूछ दे तो सिक्किम है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली है। भारत में 3 सर्वाधिक नागरिकृत राज्यों का आरोही क्रम क्या है, कभी का आरोही क्रम आपके एग्जाम में पूछ देता है, तो गोवा 62 और मिजोरम 52% और तमिलनाडु 48% है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो तमिलनाडु में है। भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो 82.14% है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना, और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले बिहार मध्य निषेध एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आपको बता दें कि इस बुक में आपको 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे, प्लस 2000 बहुविकल्पीय प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, और 3 मॉडल पेपर भी देखने को मिलेंगे। साथ ही इस बुक में प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से सारे प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों आप भी चाहते हैं कि मध्य निषेध में आपका भी सीट एक पक्का हो, तो इस बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो इस बुक को तुरंत ऑर्डर करिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाइए और मध्य निषेध में एक सीट पक्का कीजिए। तो दोस्तों देर क्यों किए हैं, तुरंत जाइए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहां से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, या ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो किसी भी दुकान पे जाकर आप इस बुक को ले सकते हैं और मध्य निषेध में अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का क्लास आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा ऑल प्रेस कर दे, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तब तक फिर मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।